हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो हम कल की क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमने छोड़ा था हम उसी को डिस्कस करेंगे 2 मिनट लगाकर। उसके बाद हम आगे का अपना टॉपिक शुरू करेंगे आज की क्लास का। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था, मेजरली हमने आपसे डिस्कस किया था कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों पड़ती है सर। अकाउंटेंसी, पहली बात तो हमने डिस्कस की थी कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा से। अभी हमने जो कल मेन बुक से जो टॉपिक डिस्कस किए थे, नीड फॉर अकाउंटिंग सर, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसने कितना कमाया, कितना गवाया, क्या उसका प्रॉफिट था, क्या उसका लॉस था, उसने किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आपको अकाउंटिंग करनी मोस्ट डेफिनेटली एसेंशियल है, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने आपसे डिस्कस की थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस की थी। जो हमने डेफिनेशन रेफर करी थी वो हमने सेकंड डेफिनेशन रेफर करी थी, ठीक है, बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने जो डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर ट्रांजेक्शंस एंड events and in terms of money transactions and events which are of in part at least of financial characteristic and interpreting the results thereof। तो हमने इस डेफिनेशन को एक एक पार्ट के अंदर ब्रेक किया था और उसके बाद उसी ब्रेक के साथ हमने डिस्कस किया था कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने इसको एक एक पार्ट को ब्रेक किया था। अकाउंटिंग सबसे पहला हमारा करेक्टरिस्टिक्स था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है। आर्ट किस तरीके से? आर्ट मीन्स आर्ट इज अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग समथिंग, अटेनिंग अ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग का प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अकाउंटिंग का प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट या लॉस निकालना, एक बिजनेसमैन ने कितना कमाया कितना गवाया उसको निकालना, ठीक है। दूसरा था अकाउंटिंग इज एन साइंस। साइंस मीन्स समथिंग एनीथिंग जिसको आप बैक एंड से आप अपने रूल्स या फिर आप कह सकते हैं कि थ्योरीज से सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। तो अकाउंटिंग को आप सपोर्ट किस तरीके से करते हैं सर? अकाउंटिंग करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग की जाती है और उसी के बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग साइंस भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला करेक्टरिस्टिक्स था कि बेसिकली अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस एंड देन अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात हम कर रहे थे, तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होती है जो कि मनी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमने गुड्स परचेज करे 1 लाख रुपए के, तो ये मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अगर हमने गुड्स के बदले भी गुड्स लिए तो ये भी मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरीके की होती है सर? सर कोरोना वायरस की वजह से मेरा बिजनेस ना 1 महीने से बंद पड़ा है। अब 1 महीने से मेरा बिजनेस बंद पड़ा है तो फिर क्या मुझे उसके ऊपर इनकम हो रही है? जी नहीं, मेरे को लॉसेज हो रहे हैं। बट क्या ये मेरी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है? जी नहीं, ये मेरी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है। हम इसे इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मेरे को कितना लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्राइक, हमने और एग्जांपल्स देखे थे कि स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह से बिजनेस बंद पड़ा है, या फिर मेरा मैनेजर छोड़ के चला गया जो कि मेरे को 5 लाख की सेल करा रहा था, अब नया मैनेजर मुझे 2.5 लाख की सेल करा रहा है, तो क्या मैं 2.5 लाख का घाटा अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा? बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता सर, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स देखा था, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है जो कि मेज़र किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 10 ट्रक हैं, मेरे पास 5 एसीज़ हैं, मेरे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। जी नहीं, आपको बेसिकली उसको इन टर्म्स ऑफ मनी डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास मनी की फॉर्म में कितना है। फॉर एग्जांपल, जो बुक में एग्जांपल था कि मेरे पास कैश 50,000 है, लैंड 2 एकड़ है। 2 एकड़ की जगह आप अगर आप उसको बोलेंगे कि मेरे पास लैंड 2 करोड़ का लैंड है, ठीक है, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मेरे पास जो ट्रक्स हैं 50,000 रुपीज़ के, 50 लाख रुपीज़ के ट्रक्स हैं, मशीनरीज हैं 20 लाख रुपीज़ की। तो इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप उन चीज़ों को डिफाइन करोगे तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरा आया जो बेसिक ये पैराग्राफ था जो हमने स्किप कर दिया था। ओब्वियसली ये पैराग्राफ एक्चुअल में आपका क्या है? ये पैराग्राफ एक्चुअल में आपका आगे के सारे चैप्टर्स का सीक्वेंस है। तो जब अकाउंटिंग हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके चलेंगे कि सर सबसे पहले क्या होता है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो साइकिल मूव करता है। सबसे पहले एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, सिंपल सा, ठीक है। हम लेके चलते हैं कि मैंने एक राम को सेल करी 1 लाख रुपए की,
तो ये मेरी हुई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा इन द फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री। अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ क्या होती है ये सब चीज़ें, जब चैप्टर आएगा तो हम मोस्ट डेफिनेटली डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जनरल एंट्री पास करेंगे हम, राम को मैंने सेल किया उसकी, ठीक है। जनरल के बाद हम उस एंट्री को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इनटू, राम का अलग खाता बनेगा, सेल का अलग खाता बनेगा, दोनों को अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको समराइज़ करेंगे, अपना बैलेंस शीट P&L बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमें बिज़नेस को और किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो आपके सारे के सारे पार्ट्स हैं, सबसे पहले जनरल आता है, उसके बाद आपका आते हैं सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स ये जो आपकी गिवन है, कैश बुक या फिर आप परचेज बुक की बात करें, ये सारी की सारी आपकी जनरल बुक्स ही हैं। सब्सिडरी बुक्स को कहा जाता है जनरल बुक्स को, ठीक है। तो हम इसे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। क्लासिफिकेशन जब इनका होता है तो क्लासिफिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, ठीक है। लेजर्स से इनके बाद इसको सब्सिक्वेंटली क्लासीफाई किया जाता है। तो हमारा जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम एक बार जनरल में उनकी एंट्रीज पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करते हैं लेजर्स के अंदर, और फिर उस लेजर्स से हम उसको समराइज़ करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट आया समराइज़ करना, समराइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन द फॉर्म ऑफ P&L, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस पूरे साइकिल को क्या कहा जाता है, इस पूरे साइकिल को कहा जाता है अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन ओकर हुई, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड किया इन जनरल। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे लेजर्स के अंदर। उसके बाद हम उसे समराइज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस और इन द फॉर्म ऑफ P&L बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर अपना डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन से हमारे पास नई ट्रांजेक्शन्स ओकर होंगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा ये अकाउंटिंग साइकिल है। जब हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आई थिंक आप इसको ज़्यादा बेटर रिलेट कर पाएंगे इस पूरी की पूरी साइकिल को। तो जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, हम इसके बाद इसको देखना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सेंटेंस बनाने के बाद जैसे कि आपको ABCD सिखाई जा रही है, वैसा आपको लगेगा इसको देखकर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट था इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी कि बेसिकली अल्टीमेटली मेरे को किस बिजनेस में, किस सब लाइन में कितना नुकसान हो रहा है मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा, और जिसमें जितना मुनाफा हो रहा है मैं उसको कंटिन्यू करके चलूँगा। तो जब इंटरप्रेट कर देते हैं रिजल्ट्स को, उसके बाद हम उसको अल्टीमेटली कम्युनिकेट करते हैं किसको, सरकार को। अगर उससे टैक्स चाहिए तो हम उसे सरकार को देते हैं। आउटसाइड स्टेक होल्डर जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है, गवर्नमेंट को या फिर खुद को कम्युनिकेट करते हैं अल्टीमेटली रिजल्ट्स, ठीक है। इतना हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो हम आज के टॉपिक से शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि उसको करने का कारण क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उसको किस कारणवश किया जा रहा है, क्यों करते हैं सर हम अकाउंटिंग को, ठीक है। तो अब इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हम इसमें से देखेंगे कि किस तरीके से ये कहता है। सबसे पहली बात तो हमने इसकी, आपको अगर आप बात करो, अगर आपने इसका डेफिनेशन अच्छे से समझा है ना, तो अब इसके सारे के सारे आंसर आप इसकी डेफिनेशन से ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग था टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये कहता है कि सर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रखने के लिए, ठीक है, हम इसको बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस तरीके से होता है, अब इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है सर? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब है यानी कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टम से, ठीक है। जिस तरीके से आपके क्लास में आपका रजिस्टर बनाया जाता है, जब भी आपकी अटेंडेंस होती है तो आपका नाम शुरू किया जाता है A से, B से, फिर C से, जिस तरीके से जिसका भी रोल नंबर है, रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है। तो आप सिस्टम से खड़े होकर अपनी अटेंडेंस पर लगाते हैं। अगर आपकी क्लास टीचर क्लास में खड़े होकर सीधा बोल दे कि अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, तो क्लास में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ शोर मचेगा, जिस पे भी आपके मैक्सिमम टीचर्स कहते हैं कि आपने क्लास को फिश मार्केट बना रखा है, तो आप वैसी सी मार्केट बना देंगे क्लास को। तो अगर आपको सिस्टमैटिक वे में अगर आपसे अटेंडेंस ली जाए तो इट विल बी फार बेटर ना। तो इसी तरीके से जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, आप इकोनॉमिकल जो भी आप आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, अगर आप उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करके चलेंगे तो आप उसे कभी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सिस्टमैटिक का यहाँ पे मतलब क्या है, एक डेट वाइज बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन करके बनाया जाता है, ताकि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को कभी भी आइडेंटिफाई करना चाहें, कभी भी आप उसे पास में देखना चाहते हैं कि मेरे को देखना है कि मैंने इस डेट पे कितना सेल किया था, किसको सेल किया था,
तो आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो उसलिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बनाना ज़रूरी है। सिस्टमेटिक यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस को डे टू डे बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करके चलना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करके चलना। आज के ट्रांजैक्शंस को आज ही रिकॉर्ड कीजिए, कल की ट्रांजैक्शंस को आज वाली के बाद रिकॉर्ड कीजिए, और इससे पहले वाली ट्रांजैक्शंस को उससे पहले वाली डेट में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, उसके बाद हमारा आया टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमने मेजर जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, नीड ऑफ अकाउंटिंग ही यही है कि हमें अकाउंटिंग करनी क्यों है, ताकि हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए। आई थिंक मुझे इसमें समझाने का कुछ नहीं लगता कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी बताना पड़ेगा कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो हमारा आ रहा है, उसके बाद अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम बुक के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे सारे के सारे। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जैक्ट रीज़न क्या था उसका, प्रॉफिट का या लॉस का, उसको भी अगर आप अकाउंटिंग अगर आप ढंग से करेंगे तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मैंने किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, मेरे पास कितने रुपए की एसेट है, मेरे पास कितने रुपए की लायबिलिटी है यानी कि, और मेरे पास कितने रुपए का कैपिटल में पैसा पड़ा है, मेरे पास बैंक में कितना पैसा है, मेरे पास कैश में कितना पैसा है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बिजनेस की अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी कि क्यों करनी पड़ती है, उसी चीज़ का आंसर है ये। तो असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, अकाउंटिंग जब भी की जाती है तो एक साल के बुक्स को एक साल में ही क्लोज कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर की बुक्स बनाई जाती है। ठीक है, अगर आप दोनों बुक्स को साथ में रख देंगे ना, साथ के, अगर आप एक साल की बैलेंस शीट लेके बैठे हैं, उसमें आपकी सारी फाइनेंशियल पोजीशन है, P&L है, आपका सारी फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप दोनों 2 साल के कंपेरेटिव साथ में रखेंगे ना, तो आपको सिंपल सा पता लग जाएगा कि किस में कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, किस में कितना ज़्यादा रेवेन्यू हुआ। नॉर्मल सा सिनारियो है कि अगर मैंने पिछले साल मैंने सेल करी थी, मेरे पास 2 बिज़नेस है मेरे। ठीक है, एक मेरा बिज़नेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, दूसरा मेरा बिज़नेस है क्लॉथ्स का। ठीक है, अब 2018 में मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल की थी वो मैंने टोटल सेल की थी 5 लाख रुपए की, और क्लॉथ्स की सेल की थी मैंने सेल की थी 4.5 लाख रुपए की। ठीक है, जब 2019 एंड हुआ तो मैंने देखा कि मेरे क्लॉथ्स की सेल बढ़कर 4.5 लाख से बढ़कर 6.5 लाख हो गई है। ठीक है, और जबकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल जो है वो 5 लाख से घटकर 4.5 लाख रुपए हो गई है। तो अब मुझे इस चीज़ से इतना पता लग गया कि मेरे को किस मार्केट में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं उस मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा और दूसरे मार्केट के अंदर रीज़न्स आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरी सेल क्यों नहीं बढ़ी, ताकि मैं उन रीज़न्स को ढूंढ के ख़त्म कर सकूँ, ताकि मैं उस मार्केट में भी ग्रो कर सकूँ। तो इसको इस तरीके से ईयर टू ईयर एनालिसिस करके ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे चल के डिस्कस करके चलेंगे। बाकी मैंने आपको नॉर्मली बताया ही था कि अगर कोई भी बंदा मेरे को मना कर देता है कल को कि भैया मैंने आपके पैसे नहीं देने, जबकि मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि सरकार को टैक्स देना है तो उसको भी आपके अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपका एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो जानना चाहते हैं, मैनेजर्स वगैरह जो हैं, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो अब जितने भी ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम एक बार बुक से गो थ्रू कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हम थ्योरी टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, शुरू के जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं आपके क्लास 11th अकाउंटेंसी में, सारे के सारे थ्योरी चैप्टर्स हैं, प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इनमें से। तो आपको बेटर है कि आप इसको इसी एस्पेक्ट से पढ़ें कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए जितनी तैयारी करनी है आप उसको उसी हिसाब से मार्क करके चलें। जितना भी मैंने ये मार्किंग किया हुआ है इसको आप चाहें तो साथ के साथ मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम यूट्यूब लेक्चर्स के ऊपर हैं तो मैं आपको एक एक चीज़ बता नहीं सकता कि आप ये मार्क करिए, आप ये मार्क करिए। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आप चाहें तो उसको साथ के साथ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कल को आप पढ़ें तो उसमें आपको कोई इशू ना आए। तो इनको एक थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िएगा, पहले हमेशा समझिएगा चीज़ों को, उसके बाद इसको समराइज़ कीजिएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिखने में कोई इशू नहीं होता एज लॉन्ग एज आपका मीनिंग सेम हो। ये आप वहम छोड़ दीजिए कि आपको बुक की क्रैम लैंग्वेज ही लिखनी होती है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, एज लॉन्ग एज आपका मीनिंग सेम निकलेगा
आई थिंक आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर उसे उसका प्रॉपर मीनिंग पता है। हाँ, अगर वो खुद ही बुक से देख के चेक कर रहा है तो आई थिंक आपके मार्क्स काट लेगा वो। तो बुक से गो थ्रू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझा मैं आपको ऑलरेडी चुका हूँ, एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। कंप्लीट रिकॉर्ड, स्पेसिफाइड रूल्स यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि डिफाइंड हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैव टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, यानी कि ओमिशन यानी कि कोई चीज़ ओमिट ना कर गए। ओमिट मतलब भूल ना गए हो उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, ठीक है। एंड फ्रॉड, फ्रॉड यानी कि कोई आपके पैसे देना खा ना जाए। आपको अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किससे कितना पैसा लेना है। फॉर दिस पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इनटू जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर। जो हमने अकाउंटिंग साइकिल आपको बेसिक मीनिंग बताया, अभी जब आएगा चैप्टर तो हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमने सीधा सीधा मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया ही था सबसे पहले कि भैया हमें तो प्रॉफिट और लॉस जानना ही जानना है अपना, तो ऑब्वियसली हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अकाउंटिंग हमारी प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain द net profit earned or loss suffered on account of business transactions during a particular period. For this purpose, trading and profit and loss account of the business is prepared at the end of each accounting period. तो हर साल के एंड में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया जाता है ताकि आप अपना प्रॉफिट डिटर्मिन कर सकें। All the items relating to purchase, sales, expenses and revenues of the business are recorded in trading and profit and loss account. If the amount of revenue exceeds the expenditure, यानी कि अगर आपका जो इनकम है वो आपके खर्चे से ज़्यादा होता है तो फिर उसे कहा जाता है प्रॉफिट, और अगर आपका खर्चा ज़्यादा होता है तो उसे कहा जाता है लॉस, ठीक है। इसके अलावा इन एडिशन बिजनेसमैन इज एबल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो किन किन चीज़ों की समरी होता है। तो सर जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ना, वैसे तो ये आपका मोस्ट आपका फाइनल चैप्टर है इस आपके सिलेबस का, क्लास 11th अकाउंटेंसी का। बट मैं आपको बेसिक बता दूँ कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक टी शेप में बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे आपका राइट हैंड साइड के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है सारी की सारी इनकम, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे के सारे खर्चे। तो इनकम आपकी सेल से होती है तो सेल आपकी कितनी हुई वो आप उससे जान सकते हैं। परचेज़ आपने ऑब्वियसली पहले सामान परचेज़ किया होगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सामान परचेज़ जो किया गया है उसे रिकॉर्ड किया जाता है तो आपको परचेज़ पता लगती है, ठीक है। कितना माल बिका हुआ बचा हुआ है नहीं बिका जो अभी, वो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। कितना हमने खर्चा किया, ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलती है। तो ऑब्वियसली इट इज़ फार मोर, सो ऑब्वियसली इट प्लेज अ फार मोर बेटर रोल टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी हमने देखा था कि जब हम उसको रेशियो अब अपना कंपेरेटिव देखते हैं तो आप उससे रीज़न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पिछले साल हमने ऐसा क्या किया था कि हमारी सेल ज़्यादा हुई, इस साल हमारी सेल कम क्यों हुई, ठीक है। टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस फॉर अ बिजनेसमैन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट जो है उसके अंदर आपकी सारी फाइनेंशियल पोजीशन आती है, ठीक है। तो कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, किसको कितना पे करना है, कितने आपके बुक्स में आपकी मशीनरी कितनी की है, आपके गुड्स कितने के हैं, ये सारी पोजीशन उसके अंदर आती है। तो वन लुक एट बैलेंस शीट एंड यू कैन नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पहले बेसिक अकाउंटिंग करना भी ज़रूरी है, ठीक है। यही सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें बताए गए हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से रिकवर फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स होते हैं हमारे जिनसे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर होता है हमारा जिसको हमें पैसा देना है, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है, कैश और बैंक कितना है, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है हमारे गुड्स, ठीक है। सिंपल सा स्टॉक का मतलब होता है हमारे गुड्स, क्लोजिंग का मतलब है कि हमारे गुड्स जो कि हमारे पास पड़े हैं एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि जो माल हमारा बिका नहीं उसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ascertain द प्रोग्रेस फ्रॉम बिजनेस ऑफ बिजनेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिवेंट एरर और फ्रॉड, ये भी मैंने आपको बताया
अगर किसी कोई आपको कल को जाके मना करता है या फिर कोई आपके बिजनेस से चोरी कर रहा है अगर आपका ही मैनेजर, तो आपको पता है कि अगर आप डेली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पास इस डेट पे इतना कैश होना चाहिए था। तो अगर कोई पैसा उसमें से लेके गया है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, जैसे कि आपको बैंक वगैरह से या एम्प्लॉयज़ को या फिर मैनेजर्स को इस तरीके से, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को आपको टैक्स पे करना होता है तो उन्हें भी ये सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होती है। ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा जो अगला टॉपिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या क्या रोल प्ले करती है। जैसे कि आपके मोबाइल का काम है आपको सारा दिन डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इसी तरीके से अकाउंटिंग भी कुछ रोल्स प्ले करती है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम उससे आगे गो थ्रू करेंगे। तो मेंटेनिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सबसे पहला पॉइंट तो सिंपल सा आपको क्लियर होएगा ऑब्वियसली कि अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कंप्लीटली मेंटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है। सिस्टमेटिक इन द सेंस डे टू डे प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है। कंप्लीट, ताकि आप डेली बनाएंगे तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी। ठीक है। Communicating the financial results to various parties, another main function of accounting obviously। आपको सारे के सारे various parties जो हैं, parties यहाँ पे आपकी कौन सी हैं, गवर्नमेंट, बाहर की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो कि जिसको कि आपको टैक्स पे करना है, आपके एम्प्लॉयज़ जिनको कि आपको बोनस देना है। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आपने सैलरी ज़्यादा देंगे, तो उनका भी जानने का हक है कि आपका बिजनेस कितना बढ़ रहा है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, थर्ड पॉइंट जो है हमारा एसेट्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास आज ना कैश में 1 लाख रुपए की सेल हुई, तो मुझे पता है अगर मैंने प्रॉपर अकाउंटिंग करी है, मुझे पता है कि मेरे पास दिन के एंड में गले में मेरे 1 लाख रुपए होना चाहिए था। मैंने चेक किया जाकर, वहाँ पे निकले सिर्फ 90,000 रुपये, 10,000 रुपये कहाँ गए। ठीक है। अब मेरे को पता था कि मेरे पास 1 लाख रुपए होना चाहिए था कच्चे काट के, तो मैंने अपने वहाँ पे कैशियर से पूछा कि भाई 10,000 रुपये कहाँ हैं। तो सर 10,000 रुपये मैंने फर्दर गुड्स आए थे, सामान आए थे, तो मैंने उस सामान के लिए पे कर दिए। तो मैं उसको बोलूँगा कि ठीक है भाई, अगर तूने सामान के लिए पे किया है तो मेरे को सामान की रिसीट दिखा दे। अगर उसने रिसीट दिखाई तो वो ठीक है, अदरवाइज़ मैं उससे अपने 10,000 रुपीज़ की रिकवरी करके चलूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप थेफ्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको एसेट्स ही आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। प्रोटेक्ट यानी कि आप उससे फ्रॉड को होने से रोक सकते हैं अपने साथ। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस रन कर रहा है वो जानना चाहता है कि भैया मेरे को किस चीज़ में नुकसान हो रहा है। मैं फालतू के खर्चे हमेशा कट करना चाहता हूँ, मेरे को फालतू के खर्चे नहीं करने ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है। अब ये फालतू के खर्चे आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, जब आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तभी आप इन खर्चों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि अवॉइड कर सकते हैं करना। ठीक है। या फिर उसको किसी और बेटर वे में कर सकते हैं, इकोनॉमिकल वे में कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत चीपर पड़े या फिर सस्ता पड़े आप कह सकते हैं। तो उस चीज़ की असिस्टेंस आपको मैनेजमेंट को देने के लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ताकि मैनेजमेंट इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर डिसीजन दे सके, आपको टाइम से बता सके कि सर आप इसको इस तरीके से कर लीजिए ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप बेसिकली ट्रस्ट का जो वर्ड है, ये तो वर्ड अपने आप में ही बहुत भारी है। आप किसी के ऊपर भी जब आप कोई ट्रस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है उसके ट्रस्ट को। ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस के अंदर अगर आप नॉर्मली कंपनीज़ के लिए इसको रेफ़र कर सकते हैं, तो एक कंपनी के अंदर क्या होता है कि सर कंपनी के अंदर पैसा तो बहुत सारे लोगों का लगा होता है, जनरल पब्लिक का लगा होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो शेयर होल्डर जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगाया वो ऑब्वियसली बिज़नेस के एक्चुअल मालिक हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे बिज़नेस रन कौन कर रहा है, जो एक्चुअल में उस कंपनी के ऑफिस में बैठे हैं, जो वहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं, जो वहाँ पर मैनेजर बैठे हैं, वो उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं वहाँ से बैठकर। तो हम एज अ शेयर होल्डर हम क्या हैं, हम ओनर हैं, लेकिन हमने अपना ट्रस्ट उनके ऊपर रखा हुआ है, उन मैनेजर्स के ऊपर रखा हुआ है, उन डायरेक्टर्स के ऊपर रखा हुआ है कि वो हमारे बिहाफ के ऊपर बिज़नेस को अच्छे से रन करेंगे और हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है। तो इसलिए ट्रस्टीशिप अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं यही शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर कि सर ये देखो, ये हमारे पोजीशन बिजनेस की, हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, हमने इतना प्रॉफिट, हमें इतना एक्सपेंसेस किया है, इन चीज़ों के ऊपर हमने खर्चा किया है और ये हमारा बिजनेस इस तरीके से ग्रो किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर आपको तभी मिलती है जब आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की समराइज फॉर्म दी जाए, यानी कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जाएं प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए ट्रस्टीशिप मेंटेन करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार को आपसे हर तरीके का टैक्स चाहिए सर, इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो। तो उस टैक्सेस के कंपटीशन के लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्सेस आपके प्रॉफिट पोर्शन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो अगर आपका इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन योर इनकम अर्न, ठीक है। इनकम अर्न कहती हैं आपकी ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो अगर आपको वो टैक्स कंप्लाइंट रखना है तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप टैक्स को अवॉइड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस को सीज कर सकती है गवर्नमेंट, आपके बिजनेस को बंद कर सकती है। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स आज की डेट में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की अगर मैं बात करूँ तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आपकी सेल के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जनरली सेल और परचेज़ के ऊपर, आपके गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो ये भी आपको पे करना होता है। तो जितने की भी आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उसके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। उसके बाद अगला एक पॉइंट है इसके अंदर, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं सर? अगर मेरे मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि मेरा क्लॉथ का बिजनेस है और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर मेरा क्लॉथ्स का बिजनेस बूम कर गया बट इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बूम नहीं किया, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैनेजर के पास जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा कि भाई तुम्हारा बिजनेस ग्रो क्यों नहीं किया, ठीक है। जबकि क्लॉथ्स मार्केट, अब की इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था गिवन द ट्रेंड्स ऑफ मार्केट, बट तुमसे बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, तो वो मेरे को सारे रीजंस बताएगा। तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा हूँ कि सर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि भैया मेरा बिजनेस किस तरीके से ग्रो करोगे, ठीक है। तो अगर आपकी अकाउंटिंग हुई तभी आपको पता लगा कि मेरा इतना ग्रो नहीं हुआ, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में इस तरीके से अकाउंटिंग हेल्प करके चलती है, ठीक है। अब हम बुक से गो थ्रू कर लेते हैं सारे के सारे पॉइंट्स, होपफुली आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो तो मैं आपके लिए स्पेशल डाउट वीडियोज़ बना दूंगा छोटी छोटी, जिसमें मैं पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अगर हम बुक से बात करें तो मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पुट देम टू लेजर एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हैं? हमने डिस्कस किया था आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं मेजरली सारी गवर्नमेंट, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बैंकर हो गए, आपके उसके अलावा आप खुद हो गए एज एन ओनर ऑफ बिजनेस, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस में कोई चोरी ना हो। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, डेटर्स। इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू कीप अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए था, कम या ज़्यादा। अगर है तो यानी कि कुछ ना कुछ रिस्क है, किसी ने वो चोरी किया है या जो भी रीज़न है, आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, टाइमली बेसिस के ऊपर अगर मैनेजमेंट को पता लग जाएगा कि मेरे बिजनेस में लॉस किस रीज़न की वजह से हो सकता है, तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसके लिए अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता हूँ ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हमेशा बिजनेस में ज़रूरी होती है। इनफैक्ट आपकी लाइफ में हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है, आपको अडेप्ट करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हम बात करें तो कोरोना वायरस के चलते जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, ठीक है, तो उसने कुछ एक प्रॉपर स्टेप्स लिए ताकि वो उसकी मैनेजमेंट में हेल्प कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के चलते आम जनता बिल्कुल ही परेशान होती रहे। उन्होंने एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को ओपन रखा, जैसे कि आपके खाने की सर्विसेज हो गई, आपके मिल्क हो गया, आपका दूध वाले हो गए, आपके खाने वाले हो गए, आपके ग्रॉसरी स्टोर वाले हो गए, ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी। तो ये सब तभी हो पाया जब आप उसको प्रॉपर
टाइमली आइडेंटिफाई कर पाए। तो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आपने टाइमली डिसीजन लिया, ठीक है। तो इसलिए इसी एस्पेक्ट में बिजनेस में भी टाइमली डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। ट्रस्टीशिप हमने डिस्कस किया। इन केस ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, यानी कि वो वहाँ पे बैठकर बिजनेस रन कर रहे हैं, बट ओनर एज अ शेयर होल्डर हम हैं जिसने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे बिहाफ पे हमारे ट्रस्ट के ऊपर काम करके चलते हैं। तो हम उस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग प्रॉपर ज़रूरी है, ताकि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू जस्टिफाई कर सकें कि आपने जो भी डिसीजन लिए वो क्यों लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ लीगल लीड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, अगर आपको इनका प्रॉपर कंप्यूट करना है, इनको टाइमली पे करना है, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला लास्ट पॉइंट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमने प्रॉपर अच्छे से तरीके से डिस्कस किया था। आई गेस आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि हर एक डिपार्टमेंटल हेड या फिर जो भी आपका बिजनेस हेड है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि अगर मेरा कोई भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली ग्रो नहीं कर रहा तो मेरा वो डिपार्टमेंट क्यों ग्रो नहीं कर रहा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर के ऊपर आप फिक्स कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे सारे के सारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे अगले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है। 3 सिंपल सी डेफिनेशंस हैं ये, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक अब से कल बात की जाए तो बेहतर है, अभी हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करके चलेंगे। तो बाकी का टॉपिक जो रह गया है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, जो हमने टर्म्स डिस्कस की थी कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग डिफरेंट होता है, ऐसे ही एक और टर्म है बुक कीपिंग। तो ये तीनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं, हम इनको डिस्कस करके चलेंगे कल के लेक्चर के अंदर, इसी से आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बाय बाय।